Hello and good morning everyone. I welcome you all EduWords News Analysis. Today is 12th February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel EduWords News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिससे यहाँ पर आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हों. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं हमें आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करनी है. तो फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विल हेल्प टू फाइट इनइक्वालिटी. सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है वो क्या करेंगी, हमारी हेल्प करेंगी टू फाइट इनइक्वालिटी. नाउ व्हाट आर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू. तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का. Now what is this constitutionalism? इसके बारे में हम देखते हैं. तो constitutionalism is a political philosophy or you can say that doctrine based on the concept that government's authority is determined. है ना. तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है और डॉक्ट्राइन है जिस बेसिस पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काम करती है. ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, इट प्रोवाइड मैकेनिज्म टू लेजिटिमेसी टू अ डॉक्ट्राइन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है. अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. तो व्हाट आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो यहाँ पर देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, फंडामेंटल राइट्स, पॉपुलर सॉवरेनिटी. सो दीज आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट न्यूज इज डीआरडीओ आस्क इंडस्ट्री टू ज्वाइन 5th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट. यहाँ पर जो हमारे डीआरडीओ है उन्होंने क्या कहा है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं, उनसे ये कहा है कि आप ज्वाइन कीजिए ताकि हम क्या कर सकें, ये जो हमारा 5th जनरेशन का डेवलपमेंट है ना, हम यहाँ पे क्या डेवलप करने जा रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप करने जा रहे हैं और ये इंडिजीनियस होगा. तो यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करें, इसमें पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे अपनी जो टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारी जो इंडिजीनियस फ्लाइट्स है उसको यहाँ पर एयरक्राफ्ट से उसको हम यहाँ पे डेवलप करेंगे. तो देखिए यहाँ पे क्या है, एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट एजेंसी, ये एक डिपार्टमेंट है अंडर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. डीआरडीओ के अंदर एक ये एजेंसी है, क्या नाम है इसका, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, हैज इन्वाइटेड इंडियन इंडस्ट्री प्लेयर टू ज्वाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट, द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. तो हम यहाँ पे क्या डेवलप करने जा रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पे डेवलप करने जा रहे हैं. इससे क्या होगा, यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे एज टेक्नोलॉजी कम इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स टूवर्ड्स डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ AMCA. है ना. यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्रीज है ये दोनों प्रोवाइड करेंगी, किसके साथ, और यहाँ पर जो हमारा ADA है इसके साथ मिलकर और प्राइवेट जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं ये साथ में मिलकर यहाँ पर क्या डेवलप किया जाएगा, हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाएगा. नाउ इस डेवलपमेंट की बात करें तो इसके लिए जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे बजट भी एलोकेट कर दिया. 2009 में इसके लिए 90 करोड़ रुपीस क्या किए गए हैं, बजट को डेवलप किया गया है कि आपको क्या करना है, जो 5th जनरेशन हमारी फाइटर जेट है उसको डेवलप करने के लिए. इससे पहले भी हम देखें तो इंडिया में जो हमारी ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये इसके बारे में अगर हम देखें तो ये कैसा होगा, एक इंडिजीनियस प्रोडक्ट होगा, मतलब कि हमारे खुद के लैंड में बनाया हुआ एक डेवलप किया हुआ इंडिजीनियस प्रोडक्ट है. अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा होगा, 25 टन का ट्विन इंजन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे एयरक्राफ्ट विथ एन इंटरनल वेपन्स बे एंड डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक. तो यहाँ पे देखिए इस इंडिजीनियस प्रोडक्ट इसकी बात की गई है, कितना लोड ले सकता है, तो 1500 kg का ये लोड ले सकता है एक्सटर्नली एंड 550 kg का एक्सटर्नल पेलोड ये ले सकता है. तो देखिए इसमें ये क्या है, सारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, ये सुपरसोनिक भी है कि ये जो है डाइवर्ट भी कर सकता है लोगों को. तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, तो मेनली यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ किसको ज्वाइन इनवाइट कर रहा है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पे इनवाइट कर रहा है ताकि हम क्या कर सकें, हमारी जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसको यहाँ पर डेवलप कर सकें. तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. नेक्स्ट हम मूव करते हैं.
तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट टू गेट हॉरिजॉन्टल कोटा फॉर ट्रांस पीपल गेन्स मोमेंटम। अब आप सभी को पता होगा यहाँ पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जजमेंट आया था, जिसके तहत यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर थे उनको थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन आया था, किसमें, नालसा, है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में, जिसमें ये कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर वो क्या है, अब थर्ड जेंडर, जो हमारे थर्ड जेंडर हैं उनको उन कैटेगरी में डाला गया था। ठीक है, एक मेल होते हैं हमारे, एक फीमेल है, और थर्ड में हमारे ट्रांसजेंडर आते हैं। नाउ यहाँ पे ये उस टाइम पे जजमेंट में ये भी कहा गया था कि ट्रांसजेंडर को यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं तो उनमें उन्हें क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन सेक्टर में उन्हें यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये 2014 का क्या है, जजमेंट है, आप सभी को याद रखना। देखिए, टू हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर देम टू पब्लिक एजुकेशन एंड employment is gaining momentum. It includes a legal battle that seeks to modify a part of landmark judgment 2014. अब यहाँ पर क्या किया गया है कि अब ये मूवमेंट चल क्यों रहा है, तो यहाँ पर इशू ये है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको क्लब कर दिया गया है, किसके साथ, ओबीसी के साथ, है ना, ओबीसी के साथ ट्रांसजेंडर को क्लब कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर क्या कहा गया कि जो ट्रांसजेंडर है वो कैसे हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो जितना यहाँ पर रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता था, है ना, जितना यहाँ पर रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता था, अब उतना ही रिजर्वेशन किसको मिलेगा, ट्रांसजेंडर को प्रोवाइड किया जाएगा। बट इसी के चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट, मतलब कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमें ओबीसी के साथ यहाँ पर क्या क्लब ना किया जाए। ट्रांसजेंडर की क्या डिमांड है कि वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो ओबीसी को यहाँ पे कोटा प्रोवाइड किया जा रहा है, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर को उनके साथ यहाँ पर क्लब ना किया जाए, ट्रांसजेंडर को यहाँ पर अलग से क्या किया जाए, कोटा प्रोवाइड किया जाए और रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो यहाँ पे इसी के चलते क्या हो रहा है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अलग से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आप यहाँ पर EWS, मतलब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम ट्रांसजेंडर 70+ ईयर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हम डिमांड कर रहे हैं रिजर्वेशन की, हमारे राइट्स की, हमारे ड्यूटीज़ की, तो यहाँ पर हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ना। तो आप अगर EWS का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो फिर ट्रांसजेंडर को अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि उन्हें क्या किया जाए, उन्हें ओबीसीज के साथ यहाँ पे क्लब ना किया जाए और उन्हें अलग से जो ट्रांसजेंडर के राइट्स हैं उनको यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। तो आई होप आपको यहाँ पे ये न्यूज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, मैमेलियंस स्प्रेड ऑफ H5N1 एंड इट्स पेंडेमिक पोटेंशियल। नाउ आप सभी को पता है यहाँ पर कि एक एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू के बारे में सुना है। ये बर्ड फ्लू के बारे में अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले ये कहाँ डिटेक्ट किया गया था, ये 1996 में चाइना के एक गूस फॉर्म में इसे डिटेक्ट किया गया था, है ना। चाइना के एक गूस फॉर्म में इस वायरस को H5N1 वायरस को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे 1997 में फिर क्या हुआ, इसका हांगकांग में एक पोल्ट्री फार्म था, वहाँ पे फिर इसे डिटेक्ट किया गया। धीरे धीरे फिर ये जो है वायरस बढ़ता गया, है ना, ये स्प्रेड होता गया और ये जो हमारी एशिया में देखिए, एशिया, यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर भी और अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पे जो ये वायरस है ये धीरे धीरे बढ़ता गया। ना ये जो H5N1 वायरस है ये बहुत ही, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं डेडली वायरस है ना। ये किस में होता है, मेनली ये जो हमारी बर्ड्स होती हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा, मतलब जो हमारी बर्ड्स हैं उनमें ये ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बर्ड्स हैं उनकी यहाँ पे डायरेक्ट डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो वायरस कैन इन्फेक्ट मैमल फ्रॉम बर्ड, द फिनोमिना इज कॉल्ड स्पिलओवर। अब ये वायरस क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जो बर्ड्स हैं, एवियंस हैं, इनसे ये किस में फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, हमारे जो मैमल्स हैं, मैमल्स में ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ये जो प्रोसेस होती है बर्ड से मैमल में, ये जो वायरस का स्प्रेड होना है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिल ओवर, है ना। यहाँ पे ये जो वायरस है स्पिल ओवर हो रहा है, जिसके कारण अब ये जो वायरस है हमें किस में देखने को मिल रहा है, जो मैमल्स हैं, है ना, मैमल्स में भी हमें ये वायरस डिटेक्ट किया गया है, पाया गया है। इवन ह्यूमन बींग्स में भी इनसे इन्फेक्टेड पीपल पाए गए हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो
H5N1 is highly pathogenic subtype of avian influenza that causes severe disease and death in birds. ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हाईली पैथोजन है, जिसके कारण यहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं उनकी यहाँ पर डायरेक्टली डेथ हो जाती है. अब ये H5N1 वायरस स्प्रेड बिटवीन मैमल्स रेज कंसर्न अबाउट इट्स पोटेंशियल टू कॉज ह्यूमन पेंडेमिक. अब यहाँ पे कंसर्न की क्या बात है, कंसर्न की बात करें हम यहाँ पर तो H5N1 वायरस जो है वो किससे मैमल्स में स्प्रेड हो रहा है, और मैमल्स की कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. तो अभी तो यहाँ पे मैमल्स की कैटेगरी में जो एनिमल्स हैं, है ना, जो एनिमल्स हैं जैसे फॉक्स हो गए, लॉयन हो गए, और जो अदर एनिमल्स है डॉल्फिन्स हैं, सी लॉयंस है, तो इनमें अभी ये स्प्रेड हो रहा है. बट यहाँ पे ये चांसेस हैं कि ये क्या हो सकता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें भी क्या कर सकता है, ये फैल सकता है. ठीक है ना. इसका हम यहाँ पे पोटेंशियल अभी हमें नहीं पता है कि कहाँ तक जा सकता है. ये अगर बर्ड से जो हमारी ये मैमल्स है यहाँ तक आ चुका है तो मतलब इट मीन्स ये ह्यूमन बींग्स में भी क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, स्पिल ओवर. इसके ट्रांसमिशन के जो चांसेस है ह्यूमन बींग में वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है. कॉजेज ऑफ कंसर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए H5N1 subtype has a potential to spill over to other mammals such as mink, ferrets, seal and domestic cats when animal come in contact with infected birds. तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये बताया कि ये जो वायरस होता है स्पिल ओवर होता है ना, ये बर्ड से क्या हो रहा है, जो मैमल्स हैं उनमें स्पिल ओवर हो रहा है. और इसके जो केसेस हैं हमें देखने को मिला, जैसे मिंक्स हैं, सील्स हैं, हमारी जो डोमेस्टिक कैट्स हैं, अगर वो कांटेक्ट में आती हैं किसी भी इन्फेक्टेड बर्ड के, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो वायरस होता है ये उनमें स्प्रेड हो जाता है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ओवर टाइम द वायरस कुड इवॉल्व टू एडप्ट अ न्यू होस्ट. अब ये जो H5N1 वायरस है ये क्या है, अपने आप को कंटिन्यूसली म्यूटेट करता रहता है. क्या करता है, ये म्यूटेट करता है. म्यूटेट का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन का मतलब होता है कोई भी वायरस क्या करता रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये बर्ड में था, बर्ड से अब किस में ये स्पिल ओवर हुआ, मैमल्स में हुआ. अब ये मैमल्स में क्या करेगा, अपने आप को यहाँ पे चेंज कर सकता है. म्यूटेशन मतलब जो उसके जीन्स होते हैं, है ना, जीन्स होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसको पूरी तरीके से वो क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है ना. तो यहाँ पे चांसेस ये बताया जा रहा है. अभी हमको इसका फुल पोटेंशियल इस वायरस का क्या है, फुल पोटेंशियल नहीं पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है ना. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम ये चांसेस हैं कि ये जो वायरस है ज़्यादा ये म्यूटेशन कर रहा है. तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि इसका हमें फर्दर आउटब्रेक देखने को मिल सकता है. ओके, यहाँ पे अगर हम डेथ की बात करें तो अब तक इसने 700 सील्स की यहाँ पे डेथ हो चुकी है. मैमल्स में बात की जा रही, बर्ड्स में तो यहाँ पे हमने डेथ देखी है, बट अगर हम मैमल्स की जो स्पिल ओवर हुआ है इसके कारण यहाँ पे जो 700 सील्स हैं रशिया में उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है. और H5N1 वायरस जो इसका एक वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिला है, जिसके कारण कुछ मंथ पहले ही बर्ड्स में इसका एक नया जो वेरिएंट है, अभी हमने जिसकी बात करी कि ये क्या करता है, अपने आप को म्यूटेट करता है, तो उसका एक नया जो वेरिएंट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है कुछ महीनों पहले. और फरवरी 2023 की अगर हम बात करें तो इसके जो केसेस हैं H5N1 वायरस के केसेस हमें देखने को मिले कहाँ, पेरू में. जो सी लायंस होते हैं और जो डॉल्फिन हैं, तो इनकी हमें डेथ देखने को मिली है कहाँ पर, पेरू में. तो पेरू में बहुत सारे जो डॉल्फिन्स हैं और सी लायंस की यहाँ पे डेथ हुई है ड्यू टू दिस H5N1 वायरस. ओके, तो यहाँ और इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो डेथ रेट्स है, हमें जो फॉक्सेस हैं यहाँ पे कुछ इन्फेक्टेड फॉक्स की यहाँ पे डेथ देखने को मिली है. सील और जो मैमल्स सच एज मिंक्स, पैरेट्स एंड डोमेस्टिक कैट्स में भी हमें यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिला है. अब यहाँ पर हम बात ये आती है कि क्या ह्यूमन बींग्स में ये इतना ज़्यादा डेडली हो सकता है, तो हाँ हो सकता है कि अब तक अगर हम देखें तो ओवर 800 केसेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स में 800 केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं हु आर इन्फेक्टेड विथ H5N1 वायरस, है ना. तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में भी 800 केसेस देखने को मिले. और यहाँ पे जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 53% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है. मतलब अगर ये वायरस किसी ह्यूमन बींग के अंदर आ जाता है तो उसकी डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो रही है, डेथ ही हो रही है. और मतलब कि एक तरीके से डेडली डिसीज को वो डायग्नोस हो रहे हैं या फिर उनकी यहाँ पे डेथ हो रही है. ओके, तो अभी यहाँ पे H5N1 वायरस का एक नया स्ट्रेन पाया गया है. क्या नाम है उसका, 2.3.4.4b. ये 2020 में इमर्ज हुआ था. और ये बहुत ही ज़्यादा तरीके से मतलब कि बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रहा है. कहाँ पे, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में मेनली. और इसके कुछ हमें यहाँ पे पार्ट्स देखने को मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में भी यहाँ पे हमें कुछ
इसके इन्फेक्टेड स्पीशीज देखने को मिली हैं। और इसमें अब अगर हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसका जो स्पिल ओवर है ना, ये क्या हो रहा है, जो बर्ड से मैमल्स में ये स्पिल हो रहा है, तो इसको हमें क्या करने की जरूरत है, इसको प्रिवेंट करने की जरूरत है। हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम, है ना। जो हमारी पोल्ट्रीज हैं वहाँ पर हम सेफ वैक्सीनेशन करें, सेफ डिस्पोजल ऑफ डेड बर्ड, जो बर्ड्स हैं उनका सेफ डिस्पोजल करें, जो मतलब इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं उनका मतलब सही जगह पर क्या करें, हम डिस्पोजल करें। अदरवाइज क्या होता है, जो ये इन्फेक्टेड बर्ड्स होती हैं जब इनकी डेथ हो जाती है, अगर कोई भी मैमल इनकी कॉन्टेक्ट में भी आता है, आफ्टर डेथ अगर कोई भी मैमल इनके कांटेक्ट में आता है, तो ये जो वायरस है ये क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है कि आप क्या करिए कि क्वारंटीन लाइए या फिर जो अफेक्टेड एनिमल्स हैं उनकी कलिंग कीजिए। और यहाँ पे जब हम उनकी कलिंग करते हैं, उनकी किसी भी बर्ड के कांटेक्ट में आते हैं जो इनसे इन्फेक्टेड, तो यहाँ पे आप पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पर पहन के रखिए, ताकि क्या हो, ये जो वायरस है वो स्प्रेड ना हो। यहाँ पे ह्यूमन वैक्सीन की भी बात की गई कि हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन वैक्सीन ला सकते हैं H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट। बट यहाँ पर ये जो वायरस है ये क्या हो रहा है, अपने आप को कंटिन्यूसली म्यूटेट कर रहा है, तो ये वैक्सीन कितनी यहाँ पर कारागार होंगी, कितनी इफेक्टिव होंगी, ये हमें नहीं पता। बट वैक्सीन का जो इफेक्ट है ओवर टाइम हम इसका देख सकते हैं, क्या हो सकता है, इसका जो वैक्सीन का पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो सकता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो H5N1 वायरस है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है ना। यहाँ पे इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जो वैक्सीन है उसका जो पोटेंशियल है ओवर द टाइम डिक्रीज होगा, उसकी एफिकेसी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल यही बताया गया है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएं। ठीक है, अभी तो बट थोड़े टाइम के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाएं, जो डेडली बर्ड्स हैं उनका यहाँ पे सेफ डिस्पोजल करें, जो अफेक्टेड पीपल मैमल्स हैं, जो भी अफेक्टेड बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको यहाँ पे एक दूसरे से अलग रखें, है ना, उनको क्वारंटाइन किया जाए, ताकि हम क्या कर सकते हैं, इस जो वायरस को है इसको यहाँ पे स्प्रेड होने से रोक सकें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वाई वर द टर्की अर्थक्वेक सो डेडली। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, आप सभी को पता है टर्की में बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया है, जिसके कारण यहाँ पे 70,000 पीपल्स की यहाँ पर ऑलमोस्ट, मतलब कि इतना तो ये डेटा आ चुका है, इतने ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जान जा चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आता क्यों है ना, व्हाट इज दिस अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक क्यों आता है, इसकी कॉजेज क्या है। तो हम अगर अर्थ की क्रस्ट की बात करें, तो जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वो रफली यहाँ पर अगर हम सेगमेंट करें तो कुछ स्लैब्स में कटा हुआ है ना। आप सभी ने यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का नाम तो सुना होगा। जो हमारा अर्थ है तो ये मेनली 50 यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनसे मिलकर बना है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए आप पिक्चर में देखिए तो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये हमारा अर्थ है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ कुछ ये स्लैब्स में ये टुकड़े है ना, पीसेस हैं, ये क्या है, ये प्लेट्स हैं। अब देखिए ये जो प्लेट्स हैं जब ये ज्वाइन होती हैं, ये यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हुई, जिसके कारण यहाँ पे जो प्लेट्स की जो बाउंड्री होती है, ये प्लेट्स की यहाँ पे देखिए, अगर ये अफ्रीकन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, अब ये एक साथ ज्वाइन हुई, ज्वाइन होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, एक फॉल्ट क्रिएट होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट। देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये फॉल्ट क्रिएट हो गया। अब जब ये फॉल्ट क्रिएट होता है, ये फॉल्ट क्या है, अगर हम फॉल्ट की बात करें तो फॉल्ट्स आर fractures in earth crust where rocks on either side the crack have slid past each other। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। अब बट ये जो प्लेट्स हैं कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, मूवमेंट होता रहता है इनमें, है ना। और अगर हम फॉल्ट्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे फॉल्ट में कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं। तो जो अगर हम फॉल्ट में मूवमेंट की बात करें तो एक होता है हॉरिजॉन्टल ऑफशॉट, यहाँ पे जो एक प्लेट है वो इस साइड आ रही है और दूसरी प्लेट इसके अपोजिट साइड में यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे से ये क्या स्लिप हो रही है ना, यहाँ पे स्लिप हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है, स्लिप फॉल्ट, तो इसको हम कहते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। क्या कहते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सटेंशन होता है ग्रेविटी का, है ना, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे एक्सटेंशन होता है, जिसके कारण जो पहली अगर हम ये जो नॉर्मल फॉल्ट है, ठीक है, अब यहाँ पे जो एक प्लेट है वो ऊपर रह जाती है और जो दूसरी प्लेट है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती जाती है, जिसके कारण यहाँ पे इसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑफशॉट। ये नॉर्मल फॉल्ट होता है। नेक्स्ट आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे दोनों जो फॉल्ट्स हैं एक दूसरे को कंप्रेस करती हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं रिवर्स फॉल्ट,
है ना। ये नॉर्मल फॉल्ट था जिसमें कि ये क्या, इसका जो डायरेक्शन ये नीचे की तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे को यहाँ पे क्या करती हैं, कह सकते हैं आपकी धक्का दे रही है ना। ये प्लेट यहाँ से आ रही है और दूसरी प्लेट यहाँ से आ रही है, तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल ऑफशोर। अगर हम बात करें तो देखिए, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स इंडिकेट दैट रॉक्स आर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर। ये जो हमारी स्लिप रॉक होती है, स्ट्राइक स्लिप में ये एक दूसरे को, जो रॉक्स होती हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, है ना। ये हमें जो मूवमेंट होता है इसमें नो वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है। और ये कहाँ पर मेनली पाई जाती है, सैन एंड्रीज एंड एनाटोलियन फॉल्ट्स आर स्ट्राइक स्लिप। तो देखिए, जो अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है वहाँ पे कौन सा फॉल्ट है, मतलब कि क्या हुआ है वहाँ पे, स्ट्राइक स्लिप हुआ है। क्या हुआ है, स्ट्राइक स्लिप, क्योंकि ये मेनली ये जो मूवमेंट है ये कहाँ देखने को मिलता है, सैन एंड्रीज एंड एनाटोलियन फॉल्ट्स। और हमें भी पता है कि जो टर्की है, आप ये देखिए, ये टर्की है, टर्की में यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट्स हैं, यहाँ पे देखिए एनाटोलियन प्लेट ये रही, है ना। यहाँ पे हमारी फिर आ जाती है यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पे सीरिया में भी क्या है, एनाटोलियन, यहाँ पर आ जाती है क्या, हमारी अरेबियन प्लेट्स। तो एनाटोलियन प्लेट में और अरेबियन प्लेट में ये क्या होती है, एक दूसरे को स्लाइड करती हैं। देखिए ये क्या है, हमारी ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है और ये हमारा है नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है। तो यहाँ पे जो अरेबियन प्लेट है और एनाटोलियन प्लेट ये एक दूसरे को स्लाइड कर रही थी, जिसके कारण यहाँ पर हमें दो बड़े बड़े अर्थक्वेक देखने को मिले। फर्स्ट 7.8 मैग्नीट्यूड का एंड दूसरा 7.5 मैग्नीट्यूड का यहाँ पे हमें अर्थक्वेक देखने को मिला। ओके अगर हम रिवर्स फॉल्ट की बात करें तो जो हमारे हिमालयाज में, आप सभी को पता होगा कि जो हिमालयाज हैं वो कैसे बने हैं, जो फॉल्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुश कर रही हैं, जिसके कारण ये दूसरी पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे पुश कर रही है। अब पुश करते करते क्या होता है, ये जो प्लेट है दूसरी प्लेट ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है ना, ये ऊपर की तरफ जाती है, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये हिमालयाज बने हैं इसी फॉल्ट के कारण बने हैं। आप सभी को पता होगा कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो हमारी माउंट एवरेस्ट हैं, जो हिमालयस हैं, उनकी जो रेंज है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है, एक रिवर्स फॉल्ट है। रिवर्स फॉल्ट है मतलब ये दोनों जो प्लेट है एक दूसरे को यहाँ पर पुश कर रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो माउंटेन रीजेस, कहीं भी अगर माउंटेन रीजेस हैं, है ना, कोई रॉकी माउंटेन है या हिमालयस की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट होता है। नॉर्मल फॉल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ऑफ क्रस्ट पुल अपार्ट स्ट्रेचिंग द क्रस्ट इनटू वैली। यहाँ पे जो एक प्लेट है दूसरी प्लेट एक दूसरे से पुल होती है, एक नीचे की तरफ जाती रहती है और एक ये नॉर्मल कंडीशन में रहती है। तो the basin and range province in North America and East African Rift Zone are two well-known regions where normal faults are spreading apart earth crust। तो ये हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, तो बेसिन एंड रेंज प्रोविंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन। जो हमारा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन है और नॉर्थ अमेरिका के प्रोविंस में बेसिन एंड रेंजेस है, वहाँ पर हमें नॉर्मल फॉल्ट्स दिखाई देते हैं। ओके तो हमें यहाँ पे फॉल्ट्स के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ठीक है, जो यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्ट्स आए, इसके कारण मेनली जो कौन सी फॉल्ट लाइन थी, यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन थी वो एक दूसरे से स्लिप हो रही, जिसके कारण यहाँ पे इतना बड़ा जो है, हमने अभी देखी बात करी कि जो हमारी एनाटोलियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट, यहाँ पे जो प्लेट्स हैं एक दूसरे को यहाँ पे स्लाइड करी थी, जिसके कारण यहाँ पे ये टर्की में अर्थक्वेक आया। ओके अब अगर हम बात करें कि सीरिया और अर्थक्वेक में ये आया तो इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, जो इतना डेडली इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ ये क्यों हुआ। तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फॉल्ट लाइन यहाँ पे टर्की में अगर हम बात करें तो टर्की में ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी थी वो कहाँ बनी थी, जो ये फॉल्ट लाइन है ना, यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है यहीं पर क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया और यहाँ पर क्या है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। तो मेनली यहाँ पे हमारा क्या है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, इससे पहले भी टर्की में मतलब कि इससे बड़े बड़े यहाँ पर क्या हो चुके हैं, अर्थक्वेक आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ये फॉल्ट लाइन है, यहाँ पर क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर से भी प्रेशर पड़ा थोड़ा, और प्रेशर पड़ने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, टर्की में अर्थक्वेक आया। ओके तो अगर हम बात करें तो देखिए, द सेकेंड अर्थक्वेक वाज 7.5 मैग्नीट्यूड अकर फॉर द नॉर्थ ऑन डिफरेंट बट एडजेंट फॉल्ट सिस्टम कॉल्ड सुरगु फॉल्ट। यहाँ पे जो सुरगु फॉल्ट था वहाँ पर क्या हुआ, सेकेंड अर्थक्वेक आया था 7.5 मैग्नीट्यूड का। अब इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया में भी ऐसा अर्थक्वेक आ सकता है, तो हाँ चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए इंडियन प्लेट है जो कोलाइड होती है किससे, यूरेशियन प्लेट से,
है ना, जो हमारी हमने अभी बात करी इंडियन प्लेट है यहाँ पर और ये यूरेशियन प्लेट है, ये एक दूसरे से कोलाइड होती है जिसके कारण जो हमारे हिमालयाज हैं वो बने यहाँ पर। लेकिन क्या है, लगता है हमारा रिवर्स फॉल्ट है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही कि हाउ वेदर इट्स अ स्ट्राइक स्लिप और अ थ्रस्ट द वेव जनरेटेड कैन बी पावरफुल। अब यहाँ पे बात की जा रही कि चाहे वो स्ट्राइक स्लिप हो या फिर थ्रस्ट हो, जिसके कारण यहाँ पे जो वेव जनरेट होती हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। मतलब जो ये स्ट्राइक्स होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं एक दूसरे को स्लाइड करती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, पावरफुल होती हैं। टर्की में अगर हम बात करी जाए तो इन टर्की एंड सीरिया अर्थक्वेक एनर्जी फ्रॉम नियरली 300 ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेन वॉज रिलीज्ड। अब यहाँ पर अर्थ मतलब कि ये बताया जा रहा है कि टर्की एंड सीरिया में ये जो अर्थक्वेक आया है तो यहाँ पर जो एनर्जी है तो 300 सालों से, मतलब कि कंटिन्यूसली जो 300 सालों से जो एनर्जी है वो वहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई थी और वो सडनली यहाँ पे क्या हुई, एक साथ यहाँ पे रिलीज हो गई, जिसके कारण हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिला, है ना। तो अगर देखिए व्हाट काइंड ऑफ अर्थक्वेक occurred in Turkey and Syria। अब यहाँ पे बात की जा रही कि हाउ मच डज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कोरिलेट टू डैमेज दे इन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे बात की जा रही कि अभी तो यहाँ पे 7.8 का आया, इससे पहले यहाँ पर देखिए अगर हम चीले की बात करते हैं, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो चीले में सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला यहाँ पे मतलब 9 मैग्नीट्यूड का, 9 मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा का यहाँ पर क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। ओके, बट यहाँ पे जो हमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिला वो थोड़ा कम था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या अपनाया था, एक जो डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है, बिल्डिंग के कोड्स होते हैं कि आपको अर्थक्वेक जो प्रोन एरियाज है वहाँ पे बिल्डिंग किस तरीके से बननी चाहिए, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक प्रूविंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वहाँ पर हमें अर्थक्वेक प्रूविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए। जो हमें बिल्डिंग कोड्स हैं वो वहाँ पर इन्फोर्स करने चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, जो इस तरीके का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है हमें वो फेस करना ना पड़े। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग कोड्स हैं कि हमें क्या करना है, उनको इन्फोर्स करना है। बट यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में भी जो बिल्डिंग कोड्स तो हैं बट उनको यहाँ पे ग्राउंड लेवल में देखा जाए तो उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जाता। तो आई होप आपको यहाँ पे जो टर्की में अर्थक्वेक आया है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हाउ इज गवर्नमेंट रैम्पिंग अप बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे आप सभी को पता होगा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या रिलीज किया है, एक ये बात कही है कि हम क्या करें, एक प्रोजेक्ट जो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या किया जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट तक, अगर हम यहाँ पे ऐसे बात करें तो नॉर्थ टू ईस्ट, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर कनेक्टिविटी है, इसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको बूस्ट किया जाएगा, है ना। तो मेनली इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मेनली, और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड म्यांमार, तो इनके साथ मिलकर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करेंगे। अब इसके पीछे हमारा मेनली पर्पस क्या है, तो आप सभी को पता है कि चाइना को जो इन्फ्लुएंस है, चाइना की जो हमारी ज़्यादातर जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। इससे बहुत सारे जो क्लैशेस हैं वो देखने को मिले। 2014 में अगर हम बात करें तो चुनार आर्मी में हमारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हुए थे, 2017 में दोकलाम में हुए, अप्रैल में बात करें तो जो LAC है, गलवान क्लेशियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना के जो फुटप्रिंट्स है हमें यहाँ पर बढ़ते हुए कदम मतलब उसके दिखाई दे रहे हैं इंडिया में। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको यहाँ पे बूस्ट करेंगे। ओके, तो उसमें मेनली यही बताएगा कि कितना उन्होंने बजट वगैरह एलोकेट किया है। यहाँ पे कितने किलोमीटर का ये बॉर्डर होगा, इंडिया का जो बॉर्डर है नॉर्थ टू ईस्ट 3488 किलोमीटर का जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जो हमारा LAC है, यहाँ पर हमारा जो मेनली बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम अर्थक्वेक की बात कर रहे थे, तो ये पूरा अर्थक्वेक ही, इसको आप GS पेपर 3 से रिलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज अर्थक्वेक, और यहाँ पे सारे टाइप्स बताए गए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, रजिस्ट्री विल हेल्प एक्सपेडाइट क्रेडिट फ्लो दास। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो ये आपके लिए GS पेपर 3 से रिलेवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि द नेशनल फाइनेंस इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री अनाउंस द यूनियन बजट इज एम्ड एट एक्सपेडिटिंग लोन सैंक्शन एंड क्रेडिट फ्लोज टू ऑफरिंग लेंडर्स ऑन अ 360 डिग्री पर्सपेक्टिव ऑन पोटेंशियल बोरोवर्स। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो लोन है
जो लोन एंड क्रेडिट सेंक्शन किया जा रहा है लेंडर्स को, तो उसमें हमें क्या किया जा रहा है कि थोड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही है ना, ताकि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोन लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोन लेंगे तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट फ्लो ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारी इकॉनमी होगी वो बूस्ट होगी। जो बोरोवर्स हैं उनका जो पोटेंशियल होगा उसको हमने किस पर्सपेक्टिव में रखा है, 360 डिग्री के पर्सपेक्टिव में रखा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करें, बोरो करें, जो हमारा बोरिंग का पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल एडुवर्ड्स न्यूज़ एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।